अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। नून लीग की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से आज नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात भी होने जा रही है। जाहिरी तौर पर पीपल्स पार्टी बजट, सिंध में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स, पीसीबी की चेयरमैनशिप, केपीके में जेयूआई को प्रोजेक्ट्स और फंड्स में नवाजने जैसे मामलात पर नून लीग से शिकवे शिकायत कर रही है। मगर पसे पर्दा नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुताद्दिद दूसरे अहम मामलात पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का पंजाब में भरपूर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने डेरे लाहौर में डाल लिए। दरअसल आसिफ अली जरदारी अपनी एक गलत सियासी प्रोजेक्शन को सुधारना चाह रहे थे। अक्टूबर 2011 के बाद जब पीटीआई को पंजाब में मकबूलियत मिलना शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलानिया ये कहना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से नून लीग को पंजाब में डेंट पड़ेगा। जरदारी ने एक तरफ काफ लीग से इत्तेहाद किया और दूसरी तरफ 2013 के इंतखाबात में अपनी इसी प्रोजेक्शन के साथ इंतखाबात जीतने के दावे करना शुरू कर दिए थे। मगर 2013 के इंतखाबी नताइज से साबित हुआ कि पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत ने नून लीग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को डैमेज किया है। इन इंतखाबात में एक लिहाज से पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ था। अब 9 मई के बाद की सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी पंजाब में अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेने के लिए सरगर्म हुए ही थे कि इस्तेहकाम पार्टी वजूद में आ गई, जिसको नून लीग के कई रहनुमाओं ने वेलकम किया। ये सूरत हाल कतई तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए खुशाइंद नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची की तरह पूरे मुल्क में जीत के दावे तो कर रहे हैं, मगर जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है, क्योंकि फिलहाल पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी खला का ऐसा फायदा उठाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रही जिसकी उसे उम्मीद थी। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। ये भी कह दें कि कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा इख्तिलाफात सियासी नहीं हुकूमती हैं। इसे क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, क्योंकि एक अहम मुलाकात अभी होनी है। पीपल्स पार्टी कह कुछ और रही है, मांग कुछ और रही है, ख्वाहिश किसी और बात की है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज, बजट, आला ओहदों पर तायुनातियां और फंड्स, दरअसल वजूहात हैं क्या? हुकूमत में इख्तिलाफ काहे को हैं? हसन निसार साहब। देखें, पंजाबी का एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, सप नूं सप लड़े ते विस किनू चढ़े। ये सब समझौते के सांप हैं, ये कोबरे हैं। ये इक़्तिदार शौहर है और ये उसकी आपस में सौकने हैं ये सारी। और आपने, हम सब ने सुना होगा कि एक गुदड़ी में कई फ़कीर रह सकते हैं, एक सल्तनत में 2 सुल्तान नहीं। और पाकिस्तान जमहूरी शमूरी बिल्कुल नहीं है, बोगस है, फ्रॉड है। ये एक राजवाड़ा है जहाँ शहरी नहीं, रियाया बस्ती है और चंद लोगों के दरमियान इक़्तिदार की जंग होती है। आखिरी बात, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ फजलुर रहमान साहब भी वज़ारत उज़्मा के, ओ खुदा की पनाह, तो ये दोस्त कभी नहीं थे, ये हो सकते ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। टोटल टोपी ड्रामा। खौफ ने इनको इकट्ठा किया था। एक बड़ा खूबसूरत शेर चलते चलते सुन लें, शायद मेरे बुजुर्ग दोस्तों को काम आए। अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। ये इक़्तिदार ने इनको यकजा किया हुआ। थ्रेट खत्म हो गया है, अब आप इनके अंदर दरारें देखें, सवाल ही नहीं पैदा। हाँ जी हसन साहब, लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो खबर, एक रिपोर्ट भी हुई, दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई प्री पोल रिगिंग भी दिखती है। उनके लोग ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अभी से ही कर रहे हैं, जब अभी इलेक्शन का आता पता नहीं। मसला उनको निगरान वज़ीर आला या निगरान हुकूमत से है या मुस्लिम लीग नून से है? प्रॉब्लम कहाँ है उनकी? नून की बात कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नून लीग की कहानी खत्म हो चुकी है। देखें, बात सुने, आपने अभी एक बात किया है, इशारा भी किया है। पीटीआई का लीडरलेस, अगर लीडरलेस हो जाता है, वोटर फ्रस्ट्रेट होके कुछ घर बैठेगा,
कुछ इंतकामन बाहर निकलेगा, और याद रखना इंतकामन बाहर जाके वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा। अगर मैं मॉब की साइकी थोड़ी बहुत भी समझता हूं तो आपके सामने आ जाएगा। ना नून लीग का तो उसके अपने बंदे नाम लेने के रवादार नहीं है, वो तो कहानी खत्म समझो। ये तो ऑल्सो रैंड टाइप का चीज होगी अगर कोई बहुत बड़ा धांधला वांधला, और फिर वैसे एक्सपोज और नंगे हो जाएंगे। चूंकि ये जमाना कौन सा है, इनके पोलिंग बूथ्स पे तो सन्नाटे होने हैं, कब्रिस्तान होंगे वो, देख लेना। चलें जी, ये तो दुरुस्त है कि ये सियासत में कोई किसी का नहीं, सिर्फ मफादात की सियासत है। अब सार साहब, सितंबर में सदर आरिफ अलवी की रिटायरमेंट भी है, जो इस वक्त एक पीपल्स पार्टी कह रही है हुकूमत से उन्हें शिकवे शिकायत हैं, हुकूमत पर दबाव है, और इस हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी भी रही है। आपको ऐसा लगता है, इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम्स में ये गुफ्तगू जरूर हो रही है, दोबारा ऐवान सदर पर भी नजरें हैं? इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। सियासतदान सियासत में होता ही ताकत के इक़्तिदार के खेल के लिए है, और हर किस्म की पोजीशन के लिए, वज़ीर आज़म के लिए भी, सदर के लिए भी। तो उसमें मुझे तो हैरानगी ना इस बात पे है कि वो सदर की दौड़ में हैं, शायद लेट हो गए हैं, वो तो हो सकता है पिछली दफ़ा भी सदर की दौड़ में हो। दूसरा, मुझे इस बात पे कोई हैरानगी नहीं है कि ये आपस में इनके इख्तलाफात हो गए। मुझे नहीं समझ आ रही आपको ये इतने इख्तलाफात लग क्यों रहे हैं। इख्तलाफात हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उस वक्त उन्हें ये, उनकी सियासत को ये सूट करता था कि एक पीडीएम बनाएं, उन्होंने बनाई, और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे अपने वो अचीव किए। अब जो इलेक्शन में जाना है, मैं समझता हूँ ये इख्तलाफात का बाहर जो आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेट हो चुके हैं। अभी महीना डेढ़ महीने की तो बात है सिर्फ इन असम्बली की। ये महीने डेढ़ महीने में ये साबित करना है उन्होंने इन असम्बलियों की मौजूदगी में, डिसोल्यूशन से पहले पहले, कि हम दो मुख्तलिफ जमातें या तीन मुख्तलिफ जमातें हैं या चार मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारा अपना अपना नज़रिया है, हमारे अपने अपने उम्मीदवार हैं, हमारे, उन्होंने देखे अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना है, उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाना है, उनको कोई उम्मीद दिलानी है। जैसे कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात नहीं सुन रही कि हम हैरान कर देंगे, तो ये हर, और बिलावल भुट्टो भी ऐसे बयान दे, ये सारे इसलिए हैं बयानात कि अपने वर्कर्स को आपने चार्ज करना है, इलेक्शन में जाना है आपने। पीपल्स पार्टी बहुत सालों से पंजाब में नहीं है, उसका वजूद बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अपनी ग्राउंड गेन करें? वो क्यों नहीं चाहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के वो सदर बने और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने? ये उनकी लेजिटिमेट ख्वाहिशें हैं, क्योंकि वो सियासतदान है। उन्होंने यहाँ पीपल्स पार्टी जो ग्राउंड गेन करना चाह रही है, क्या वो ग्राउंड बासानी उन्हें मुयस्सर हो रहा है? उस ग्राउंड के मुयस्सर ना होने में जो रुकावटें हैं वही उनकी फ्रस्ट्रेशन का बायस है। हसन साहब ने तो कहा नून लीग की कहानी खत्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के पास जाएगा फ्रस्ट्रेटेड वोटर का एक हिस्सा। देखिए, मेरा जो तजर्बा है ना, पंजाब का वोटर अक्सर जो है, खैर पूरी दुनिया का वोटर ये करता है, लेकिन पंजाब के वोटर में, हमारे चारों सूबों में ज़्यादा सेंस इस सेंस में है कि वो परफॉर्मेंस देखता है कि किसी ने उसको डिलीवर क्या किया है। पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से, एक तो जो नई जनरेशन आई है, जितना नया वोटर है, उसने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। तो जो हमारे जैसे उम्र रसीदा वोटर्स हैं, उनको पीपल्स पार्टी से कोई पुराना भूला बसरा इश्क हो तो हो, लेकिन ये जो पीटीआई के वोटर का पीपल्स पार्टी को वोट डालना या घर बैठना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में मैं पेशीनगोई, इसलिए मैं पेशीनगोई वैसे भी नहीं करता। अल्लाह बख्शे शेख रशीद साहब क्या करते थे, वो पता नहीं आजकल किधर है, उनकी पेशीनगोइयाँ सुनने को बड़ा दिल करता है, कहीं से ढूंढें उनको और लेके आएँ, और जिस तरह आप कभी कभी मेहमान किसी को लेके आती हैं। लेकिन इसका सही नतीजा बैलेट वाले दिन निकलना है। वोट जिस दिन पड़ना है उस दिन पता चलेगा। मुझे पता है पीपल्स पार्टी का वोटर कैसे बिहेव करता है मायूसी के दौर में, नून लीग का वोटर कैसे बिहेव करता है, एएनपी का, जमात इस्लामी का कैसे। जमात इस्लामी का आप देख लें, वो वोट बैंक, चाहे वो कोई भी डिक्टेटर हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, उनका एक वोट बैंक है, वो सारे वोट उनको पड़ जाएंगे। उन्होंने जीतना कभी नहीं है, लेकिन उनका भी एक पैटर्न है। ये पीटीआई का पैटर्न क्या होगा,
क्योंकि पीटीआई का जो 2018 का पैटर्न था ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ था पिछले कई सालों से। इसलिए ये जो 2023 के इलेक्शन होने हैं ना, ये एक ऐसी सूरत हाल में पीटीआई की जो जमात है वो गिरफ्तार है कि उसका वोटर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसको मैं पेशेनगोई नहीं कर सकता। देखेंगे क्योंकि इस पे अर्बन मिडिल क्लास है और यंग हैं ज्यादातर लोग, जो पिछली तमाम जमातों के वोटर से उसमें रूरल वोटर की तादाद बहुत ज्यादा थी। दुरुस्त। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि हम ये रीजंस जानना चाह रहे हैं कि यहाँ तो कहा गया है कि नाराजगी नॉर्मल है क्योंकि जो पार्टी को जब सूटेबल लगता है, मतलब ये कह दिया जाए इस मुहावरे को बदल के फिक्रे को, एवरीथिंग इज फेयर इन द पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने सूटेबिलिटी ऑफ द पार्टी या सूटेबिलिटी ऑफ लीडर के हिसाब से चलना है। ये जो कुछ बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या जो लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं जब एक दूसरे को तंबीह कर रहे हैं कि आप अंदर हुई गुफ्तगू को बाहर आके ना करें, कोई रीजंस नजर आते हैं? ये इख्तलाफ सिर्फ आने वाले इलेक्शन से पहले ये बताना है कि हम 14 जमातें अलग अलग हैं, वाकई कोई लेन देन हो रहा है दरवाजों के पीछे जिसके लिए प्रेशर डाला जा रहा है? दरअसल मामला आपको क्या लगता है? हाँ, जिस तरह बात हुई है मेरा ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। इल्हाक हमारे यहाँ सियासत के अंदर, किसी भी सियासत के अंदर मफाद के तहत किए जाते हैं। तो उस वक्त मफाद ये था कि इमरान खान या उसकी जो पार्टी या पीटीआई का जो एग्जिस्टेंस है हुकूमत के अंदर सियासी तौर पर, उसको किसी तरीके से ज़ाहिर किया जाए। उसमें ये तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई, चाहे वो पीडीएम का हिस्सा बने या नहीं बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया पीडीएम के साथ और उस तरह के तरीके से उस पार्टी से उन्होंने जान छुड़ाई। ये मफाद था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये हासिल हो गया। 12 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे आगे जाना चाहेगी या जाएगी किसी भी शक्ल के अंदर। ये जितने भी इजहारिये आ रहे हैं कि उनको ओहदे चाहिए, उनको बजट चाहिए, उनको सिंध के, बेशक वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिंध के लोगों की आवाज़ उठाएं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी सिंध के अंदर उनके लोगों के, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये उनका एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि अब जबकि PMLN की जो साख है वो मुकम्मल तौर पर काफ़ी हद तक मजरू हुई है और ख़ास तौर पर पिछले 1.25 साल के अंदर जब से वो हुकूमत में आए हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हुए हैं, तो वो उसका भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और फ़ायदा पीपल्स पार्टी के लिए क्या है कि वो पंजाब में इनकर्शन कितनी कर सकते हैं, कितना इनग्रेस कर सकते हैं, कितने लोगों को, कितने हल्कों को अपने साथ मिला सकते हैं। वहाँ पर उनको महसूस होता है कि आगे से PMLN की अपनी हैसियत, उसके बाद इस्तेकाम पार्टी की वजूद। तो ये बातें आपने तमाम कर दी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, N हो या PTI हो, उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अभी भी सियासी साख किसी न किसी हद तक कायम है, बावजूद इसके कि जरदारी साहब का एक खास इमेज है या बिलावल अभी थोड़े से ज़रा पुख्ता है, पुख्ता नहीं हो पाए। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उसकी एक पॉलिटिकल सियासी साख है। वो छोटी गेम में कभी भी नहीं पड़ेंगे, ये छोटे छोटे ओहदों के पीछे नहीं भागेंगे। तो ये बात नहीं है, बात बड़ी है कि पंजाब के अंदर उनको जो इनग्रेस करनी चाहिए, जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। और उनको लगता है कि शायद इस तरीके से कहीं ना कहीं से इस्तेकाम पार्टी का जो बुनियाद है या PMLN का जो सरसूख है वो कम नहीं हो पा रहा, या इस्तेकाम पार्टी जो है वो उनके रास्ते में आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, बाकी PMLN को कॉरपोरेट पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना है, उसका कल्चर ही कॉरपोरेट है। जब तक वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाएगी, वो अपनी सियासी साख को उस लेवल पे नहीं ले जा सकती जहां पर उसको एक परपेचुअली हमेशा के लिए एक सियासी लीडरशिप के तौर पे देखा जा सके। और PTI का मसला कल्ट का है, वो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि कल्ट से वापस पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना। तो ये इस वक्त चैलेंजेस हैं। लेकिन 12 अगस्त से आगे मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अपने असूलों पे और खासतौर पर सियासी असूलों पे कोई सौदा करेगी। तो इससे जो भी बातचीत नजर आ रही है ये उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पेश कदम है। सदर पाकिस्तान उस वक्त तब्दील होंगे जब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, चाहे सितंबर आ जाए चाहे अक्टूबर आ जाए। जितनी जल्दी इलेक्शन करवा लें उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, वापस अपनी हैसियत में मौजूद होगा, उसके बाद पाकिस्तान का नया सदर, चाहे उसके, इसलिए पीपल्स पार्टी आपको सिंध से भी इस सदर को तब्दील करने में थोड़ी सी लगेगा कि वो रास्ता रोक रहे हैं, ताकि फजल रहमान साहब या कोई और जो इसके दाई हैं वो इस जगह पे ना बैठें, बल्कि उस वक्त को सदर आए जब हुकूमत बन जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज सदर के लिए अपने तौर पर कायम हो जाते हैं।
ठीक है जी, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज भी जो चल रही है, इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से उनके जो दो लोग हैं, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी, उनको इस्तीफा देने का भी कहा गया है। और ये बड़ी वजाहत से वो कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत से कोई हिस्सा नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, जो लोगों ने उनकी जमात को ज्वाइन किया वो हुकूमत को छोड़ दें। शहजाद साहब ने इसार साहब एक बात की है सियासी साख की, और ये नजर आ रहा है कि जमातें इलेक्शन से पहले अपने आप को अपनी पोजिशनिंग कर रही हैं, हम इलेक्शन में किस तरीके से दाखिल होंगे, हम कहाँ खड़े होंगे, किसके साथ कितना लेन देन होगा। ऊपर बात हुई सूटेबिलिटी की, मैं इसीलिए अब सियासी साख के साथ इस सवाल को रखना चाह रही हूँ, क्या ऐसा ही है कि अब लेन देन भी होना है, किस बात की फिर सियासी साख और किस जमात की कितनी सियासी साख। हमने आपको वजीर आजम बनवाया, आप हमारे सदर बनने में मदद करें, हमने आपको ये दिया, आप हमें ये दें, हम आपके साथ वहां खड़े हुए, मतलब कौम अवाम चीजें। तो फिर सियासत जो हसन साहब बात कह रहे थे, वो सारी बातें कहाँ है? 2 या 3 लोग डिसाइड कर रहे हैं हर बात के लिए। देखें, आहिस्ता आहिस्ता एक बात तो खैर साबित हो रही है कि ये जो इत्तेहाद था ये सिर्फ मुफादात पे और अपने अपने रास्ते के कांटे साफ करने के हवाले से इत्तेहाद था, और ये हुकूमत भी इसीलिए ली गई थी। ये कोई अनजानी बात तो नहीं हुई हमारी सियासत में, नई बात तो नहीं हुई, पहली बार तो नहीं हुआ ये सब। नहीं, लेकिन जिन्होंने ली उन्होंने पहली दफ़ा ये दावा किया कि वो हम रियासत बचाने के लिए आए, और उन्होंने पहली दफ़ा ये दावा किया कि हम मिलकर सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग और ANP और मौलाना फजलुर रहमान, ये सब मिलकर इस पाकिस्तान को की नैया को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। तो अभी तो पाकिस्तान की नैया और मुश्किलात में गोडे गोडे डूब गई हुई है, और इसका कोई इम्कान भी नहीं नज़र आ रहा निकलने का। लेकिन अब इसके बाद ये असल रंग जो हैं वो दिखाने शुरू हो गए हैं। आज पंजाब के मुस्तकिल कायम मकाम वज़ीर आला जो है, उन्होंने कल आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें कहा जाता है कि वो उन्हें बेटा कहते हैं। एक बात कहिएगा, इसी मुलाकात का मैंने इसलिए ऊपर जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद गुज़िश्ता 2-3 दिन से बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है, निगरान वज़ीर आला दुबई जाके मुलाकात कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्री पोल? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने जाके ये वजाहत दी है कि मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे तो हाथ में है ही कुछ नहीं। अच्छा। तो जो कर रहे हैं वो मुझसे बाला हैं, और मुझसे बाला ये सारा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है? डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। और पीपल्स पार्टी का अभी 1 हफ्ता पहले जो उसका मोरालिटी थी लाहौर में, वो जरा कम हुई, वो फ्रस्ट्रेशन में बदली है। उन्हें फील हुआ है कि हमारी गेम के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो आ रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस्तेहकाम पार्टी अगर इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ती है तो वो एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो डाल सकती है। उसके साथ इलेक्टेबल्स भी हैं, और उसके साथ एक ताकतवर लोगों का ग्रुप है जो एक वोट अपना जो है वो नया भी ले सकते हैं और पुराने को अपने साथ इंटैक्ट कर सकते हैं। PTI का वोटर जा सकता है, जो ऊपर एक बात हुई, हसन साहब ने डिवाइड किया वोटर को 2 हिस्से में। PTI का वोटर ही इस वक्त वो वोटर कहला रहा है जो कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको शायद डायरेक्शन उस टाइम पर समझ में आए या ना आए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर की सियासत को मैंने बहुत करीब से देखा है। सारी तख्ते लाहौर पे फोकस है, थोड़ा बाहर भी निकल नहीं, बात यह है कि लाहौर का जो फैसला होता है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला हो जाता है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, तख्ते लाहौर पे जो बैठता है वो पाकिस्तान के तख्त पे बैठता है। इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं कि हमारा भाई भतीजा कोई बैठे, कोई और ना बैठे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेटेड जियाला आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर वजूहात की बिना पे ये यकीन करके कि वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ को नहीं हरा सकते, वो PTI में गया था। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी रिवाइवल होती है और उन्हें ये पता चलता है कि PTI में जो क्या नाम है कासिम के अब्बू हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो वो अपना बदला लेने के लिए पीपल्स पार्टी के अंदर आके बैठेंगे। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी सियासत का खैर कोई पता नहीं होता, रात क्या होती है सुबह क्या हो जाती है। लेकिन मैं 2 चीजें कहूंगा। देखें, इक्तिदार कोई भी ताकतवर चौधरी हो ना, उसकी अगर 2 बीवियां हो ना सोकने, तो वो जितना मर्जी लड़ती हो, वो ये कभी भी नहीं कबूल करती कि तीसरी ताकतवर सोकन आके और चौधरी को ले जाए। यही वजह है कि जैसे ही आवाज आती है ना कि सोजा गब्बर सिंह आएगा, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे उन्हें ये यकीन होता है कि खतरा टल गया, तो वो तीसरी सोकन नहीं आ सकती। ये क्या वैसे आपने कोई मिसाल दी है? मैं तो ये सोच रही हूँ उस वक्त से इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो बज़ाहिर ऐसे लगती है बड़ी गैर अहम सी है, लेकिन उनकी हकीकत होती है। पाकिस्तान के जो इक़्तिदार है उसके साथ ये 2 जमातें ऐसे चिपटी हुई हैं कि तीसरे की वजूद और गुंजाइश को ये समझती है गैर जरूरी है। एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिएगा।
जैसे ही कोई पार्टी, जैसे ही कोई और ताकत, जैसे ही इन दोनों को इक्तिदार मिलता है, ये दोनों कहते हैं कि अब हमने काबू कर लिया, अब तीसरी कोई चीज नहीं आनी चाहिए, उसमें चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो। और वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद खुद जरदारी भी ये कह देते हैं कि ये कौन सी कोई हदीस थी जिस पे मैं अमल करूं। एक जुमला प्लीज, काफी हो गया मेरा ख्याल। हाँ बस एक जुमला और कर दें ना, काफी हो जाएगा। मैं ये सब कह रहा हूँ कि आप आने वाले दिनों में, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो पुराने नारे के पेट फाड़ दूंगा, खींच के ले जाऊंगा, और ये अंग्रेजों के कुत्ते निलाते हैं, और ये क्या नाम है ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा। मैं चाह रहा हूँ कि अब अच्छे अंदाज में, सोकड़े नहीं सोकड़े, पिछले 10 साल अच्छे अंदाज में सियासत करते रहे, बल्कि पिछले पूरे साल में बड़े अच्छे नारे लगाते रहे, मोहब्बत भरे नारे लगा। किरण अर्जुन की जोड़ी थी जो अब टूटने जा रही है, अल्लाह इस पे रहम करे। पिछले 10 साल भी किरण अर्जुन की जोड़ी थी जो टूटी है 10 साल पहले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक गुजरा है पाकिस्तान से, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, जिंदगी के लिए कुछ बेहतर कर पाए, वो क्यों जाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी क्यों स्टेट पर डाल देते हैं, और इस सब का जिम्मेदार कौन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सानिया यूनान पर पाकिस्तानी कौम अब तक सदमे में है। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर आज यौम सोग को मनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की है और इस हवाले से गिरफ्तारियां भी जारी हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, इंक्वायरीज का भी आगाज कर दिया गया है। मगर इस मौके पर सोचने का मकाम तो यह है कि क्या सिर्फ सोग का ऐलान करने से इस मसले का हल तलाशा जा सकता है। सवाल तो ये होना चाहिए कि हर साल इस तरह के वाक़यात तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं। गैर कानूनी तरीकों और स्मगलर्स की मदद से यूरोप दाखिले की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। हर साल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका के गरीब ममालिक से लाखों अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचने के लिए इंसानी स्मगलर्स की भीड़ चढ़ते हैं। इनमें से कई हजार यूरोप पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर कई हजार मौत की भीड़ चढ़ जाते हैं। मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2014 में 3,286, 2015 में 4,055, 2016 में 5,136, 2017 में 3,139, 2018 में 2,337, 2019 में 1,885, 2020 में 1,449, 2021 में 2,062 और 2022 में 2,300 से ज्यादा अफराद यूरोप जाने की कोशिश में बहराए रूम में हलाक हुए। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद का ताल्लुक उन ममालिक से था जहां वसाइल की तकसीम इंतहाई गैर मुनसिफाना, रियासत रोजगार के मौके फराहम नहीं करती, सेहत और तालीम का कोई हाल नहीं। इन ममालिक की अशराफिया अपने अवाम के वसाइल को लूटने पर लगी हुई है, करप्शन अपनी इंतहाओं पर है। इन हालात में इन ममालिक के बेबस शहरियों को अपना और खानदान का मुस्तकबिल यूरोप के खुशहाल मुआशरों में ही नजर आता है। अगर पाकिस्तान समेत इन ममालिक के शहरियों को अपने ही मुल्क में माशी और समाजी इंसाफ मिल रहा होता तो कौन शख्स ऐसा होगा जो अपना वतन, अपना घर बार, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चे, अपने दोस्त, अपने अजीजों को छोड़कर यूरोप जाने के लिए मौत भी गले लगाने को तैयार हो जाए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और फिर ये भी, वहां जाके जिंदगी आसान नहीं। 15-15, 18-18, 20-20 साल गुजर जाते हैं, बाज़ औक़ात खाली हाथ वतन वापस आना पड़ता है, डिपोर्ट होना पड़ जाता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, जिम्मेदार कौन है और कौन इन मामलात को मजीद उलझाता है। सवाल आप सबके लिए, गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान मौत गले लगाने को तैयार, जिम्मेदार कौन? हसन निसार साहब, ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, कहीं आगे का है, शायद हम पूरी गुफ्तगू में समेट भी ना सकें। एक मायूसी की सूरत हाल नजर आती है। गैर कानूनी तरीके और कानूनी तरीके से तो लाखों लोग मुल्कों से भाग रहे हैं, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। क्या कहिएगा, जिम्मेदार कौन है आखिर? हसन निसार साहब, आवाज आ रही है? हसन साहब को आवाज नहीं जा रही है। अफसार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। जी अफसार साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, गैर कानूनी तरीके से लोग अपने अजीजों अकारिब छोड़, जो जमा पूंजी हो उसको बेच, पैसा इकट्ठा कर और बाहर जाके जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन मौत को गले लगा बैठते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, जिम्मेदार इसके बहुत सारे हैं। अगर हम एक को किसी को जिम्मेदार ठहराएं तो वो मुनासिब नहीं है। और जो आपने बात की है ना कि यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे माशी खुशहाली हो या कुछ हो,
तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। लोग बाहर फिर भी जाना चाहेंगे और वो उनका हक भी है जाना, अगर चाहे खुशहाली हो या ना हो। पहली बात तो यह है कि लोगों का हक है कि वो दुनिया में जहाँ पे जाके रहना चाहें, बसना चाहें, वो बस सकते हैं और उनको इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अगर वो दूसरे मुल्कों के कवानीन को पूरा करते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ वाकई हालात इतने ज़्यादा हैं, ख़राब हैं कि यहाँ पे हर शख्स जो है, एक तो ब्रेन ड्रेन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और किसी और मुल्क में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, लीगल तरीके से चले जाते हैं, वो ब्रेन ड्रेन है। उनको देखते हुए और यहाँ गुर्बत का जो आलम है और यहाँ पे जो निज़ाम की ख़राबियाँ हैं और यहाँ पे जितनी आप इंसान को मेहनत करता है उसके रिटर्न में से मिलता कुछ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसको तालीम नहीं मिलती, उसको सेहत नहीं मिलती, उसको रोज़गार नहीं मिलता, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, तो फिर वो सोचता है कि यार मैं यहाँ क्यों, न सड़क मिलती है, न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। तो कहता है यार मैं इन्हीं सिर्फ बुनियादी चीज़ों के लिए, वो अगर वहाँ जाके बाथरूम भी साफ़ करने पड़े तो वो कहते हैं ठीक है, हमें मंजूर है, हमें बुनियादी ज़िंदगी की सहूलतें तो मुयसर हैं, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान मुसलसल कई दहाइयों से हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दहशत गर्दी के नाम पे इस मुल्क में जो कुछ हुआ, मज़हब के नाम पे जो कुछ हुआ और जो दहशत गर्द हमने पैदा किए, वो दुनिया में हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हर जगह हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है, मुआशी हालत हमारी ख़राब है, हर किस्म के फ्रॉड में हम मुलव्वस हैं, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो चाहे वो इनफरादी लेवल पे हो, हर लेवल पे हम फ्रॉड करते हैं, उसमें मुलव्वस हैं और पकड़े जाते हैं और दुनिया में बदनामी पैदा करते हैं मुल्क के लिए। इस वजह से हमारे ऊपर पाबंदियां बहुत हैं, हमें वीज़ा नहीं आसानी से मिलता। आप करोड़पति भी हों बेशक इस मुल्क में और आपने सैर करने के लिए जाना हो किसी दूसरे मुल्क, आपको वीज़ा लेने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ती है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। और दुनिया के पासपोर्ट ऐसे हैं बाज़ मुल्कों के कि वो 100 मुल्कों में 200 मुल्कों में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं सिर्फ पासपोर्ट दिखा के। हमारे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है, सिवाय मेरा ख्याल है 8-10 मुल्क रह गए हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। तो ये और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो कवानीन कमज़ोर हैं, यहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग, देखें नाम सुने ना कितना खौफनाक नाम है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप कहते हैं इंसानी स्मगलर, और वो इतने जालिम लोग हैं और इतने वेल कनेक्टेड हैं यहाँ पे, इतना वो पैसा कमाते हैं और वो इतना गुमराह करते हैं लोगों को बाहर के ख्वाब दिखा के कि लोग हो जाते हैं उसमें गुमराह। और फिर हमारा कोई कल्चर ऐसा है कि अगर मेरे शरीकों में से कोई बाहर गया हुआ है तो मेरे घर में मातम बिछा रहेगा कि यार उसका बंदा तो बाहर जाके सेटल है और वहाँ से उसने वो म्यूजिक का सिस्टम भेजा है, वॉशिंग मशीन भी भेजी है, लेकिन तुम यहाँ घर में पड़े रहते हो, तुम भी जाओ। वो बस फिर पैसे इकट्ठे करके वो भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी पॉइंट को आगे लेकर हसन साहब, क्या शरीकों के साथ मुकाबला जिम्मेदार है कि लोग गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं, या जो इंसानी स्मगलर्स हैं इनसे हुकूमतें और रियासतें निमट नहीं पाती हैं? नई चीज़ बताता हूँ। ये पहली बात तो जाहिर है जो आपने पूछा है ना, कि पहली जिम्मेदारी तो रियासत की है जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इट्स अ फेल्ड स्टेट जो अपने बच्चे ना पाल सके, ख़त्म। दूसरी जिम्मेदारी है खुद इन लोगों की जो अपने माओं के जेवर या बापों की ज़मीन, देखो जो बंदा बाहर जाता है वो 50, 60, 70 लाख रुपया वो जनरेट करता है तो जाता है, वो इतना तो वो ले लेते हैं। अच्छा, ये बाहर जाके घटिया तरीन काम कर लेंगे, लेकिन एहसास से कमतरी का शिकार ये लोग मेहनत मजदूरी को यहाँ आर समझते हैं, सरकारी 2 टके की नौकरी के लिए कलपते हैं। अच्छा, बदतरीन इक्तिसादी हालात के बावजूद, ये मेरा दावा है जिसका दिल करता है आजमाए, बदतरीन मौजूदा हालात के बावजूद अगर कोई आदमी मेहनती है, फोकस्ड है और उसके पास थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना सीड मनी, ज्यादा नहीं, 10-15, 5-10 लाख, मैं साबित कर सकता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, इज अ PhD, डॉक्टर अताउर रहमान को असिस्ट करते हैं, वो वंडरफुल आदमी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे से अच्छा, उन्होंने कहा मैं और आप पैसा पूल करते हैं, कोई उठे सुबह कमबख्त बेगैरत 3 बजे जाए मंडी ताकि सामान बेचे, शाम को देखो। और मेरा जाती तजर्बा है आयशा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे बहन भाइयों ने बहुत इस बात पे एतराज किया था, बड़ा कल्पे थे क्या कि हॉस्टल में तुम्हारे पास बाप ने गाड़ी दी हुई थी, तुम ये कैसी बातें करते फिरते हो। मैं जब घर से लड़के आया, प्रोटेस्ट व्हाटएवर,
मैंने मॉडल टाउन में, ये एक चैनल पे तफसील है पूरी, मॉडल टाउन के दोस्तों की जिनके साथ दोस्ती उस जमाना में हुई, जब मुझे 450 रुपए का जॉब धनक में मिला, उस वक्त मैं 4000 रुपया कमा रहा था। कभी हिसाब लगाओ, जो शामी कबाब आप घर में बनाते हो और उसी साइज का, उसी किस्म का, मिलता जुलता, ज्यादा साफ सुथरा, वो घर से तो नहीं होगा, ठीक, वो ज्यादा बेहतर होगा, वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा कीमत में मिलता है। ये बेशर्म है, खुद भी बेहया है। रेडी पे मेरा ख्याल था जाती तौर पे मुझे मिलेगा कोई नहीं, वो यकीन करो, मैं, मेरे तो न्यू कैंपस के सारे लड़के लड़कियां शाम को इकट्ठे हुए, और ये वो फलाना। उसके बाद पिछली दुकान जिससे मैंने वो स्पेस किराए पे ली थी, वो फ्लॉप हो गया, यम यम कॉफी बार, सही, ये मॉल टाउन अड्डा पुराना, सही, मैं बात कर रहा हूं 45 साल पुरानी, वो मैंने ले लिया। वहां एक कारीगर ढूंढा, वहां तिक्के कबाब, और मैं बता रहा हूं आपको, ये एहसास से कम तरीके मरीज हैं। कौन सा काम है जिसे सीखने में, मैं किताबत की बात नहीं कर रहा, मैं नक्काशी की बात नहीं कर रहा, कौन सा हुनर जो सीखने में 1 डेढ़ 2 साल से ज्यादा लगता है। 50 लाख का जेवर या बाप की जमीन 50 लाख की बेच रहे हो, मरते क्यों नहीं, बिल्कुल सीखते क्यों नहीं, कुछ यहां काम क्यों नहीं करते। अंदाजा है हमारे घर की एक्सटेंशन हो रही है, मेरा दिमाग घूम गया और खुशी भी हुई। जितना एक वो ले रहा है, जो भी उसको कहते हैं, मैं हैरान कौन है, हजारों में दिहाड़ियां चली गई हैं इनकी। ठीक है, फजूल बात है। ठीक है जी, हसन साहब एक पॉइंट उठा रहे हैं कि चंद लाख से काम करने वाला भी कमा सकता है, से भागने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई आज भी मुमकिन है 40 साल बाद भी? इस ब्रेक के बाद 2021 में 2.25 लाख और 2022 में 3 गुना ज्यादा, करीबन 7.25 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए और सिर्फ 2022 में 92,000 तालीम याफ्ता पाकिस्तानी यानी ब्रेन ड्रेन हुआ है। शहजाद साहब, क्या वाकई हालात, सहूलियात और बेहतर मुस्तकबिल के लिए गया ये सब? नहीं, उससे ज्यादा देखिए, पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, मुआशी हालात, उसकी वजह से गए हैं, मेरा ख्याल है, उससे ज्यादा बढ़ के नहीं। और दूसरी बात, हम लोग इतना झूठ बोलते हैं अपनी सारे सियासी और स्टेट लेवल के ऊपर कि उसकी जो असल हकीकत है उससे हम रूगर्दानी कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मईशत सुकड़ रही है, ये बढ़ नहीं रही, नमू ग्रोथ कहते हैं ना, नमू उसको अफजाइश, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बेसिकली आपकी जब पॉपुलेशन और आबादी 2.5% बढ़ रही है और आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव के अंदर है या 2.5% से कम है, तो आप नेट नेगेटिव ग्रोथ तो बिल्कुल जीरो है ना। इसलिए मईशत सुकड़ रही है। जहां हमने 10 करोड़ नौकरियां बनानी थी, वहां से हमारी असल में 10 करोड़ खत्म हो गई हैं। हम आज भी कहते हैं कि 60% हमारी जो लेबर है वो असल में एग्रीकल्चर के अंदर है, क्योंकि उसको गिनने का कोई तरीका नहीं है। एक ज़राअती शोबा ऐसा है जिसके अंदर जो मर्जी डाल दिया जाए, वो हम 1947 से लेकर आज तक 60% हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से हमने बिल्कुल तरक्की नहीं की कि हम सनती शोबे में जाएं, जहां पर असल नौकरी बनती है, असल नौकरी क्रिएट होती है और स्किल्ड लेबर आती है वहां पे। उसका कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो खुरपा लेके और वो गोल्डी करता रहे वो जमीन पे बैठ के, तो उसको हम लेबर गिनते हैं अपने मुल्क के अंदर। तो बुनियादी बात ये है। फिर आपकी 60% आबादी 25 साल से कम उम्र के लोगों की, 25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये आपकी वो बुनियाद है जिसकी वजह से इस तरह के नौजवान पैदा हो रहे हैं जिनको दुनिया, पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। आपने कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। दुनिया भर में लेबर की इस वक्त ऐसे ममालिक हैं, जापान है, अमेरिका है, बाकी ममालिक हैं जहां पर यूरोप के अंदर जहां के लेबर की जगह बन रही है, क्योंकि उनके बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं और बच्चे कम पैदा होने की वजह से वहां पे नीचे लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट है। और बजाय इसके कि हम स्किल्ड लेबर क्रिएट करें, जिसके लिए कोई आईटी का शोबा हो, कोई उसको नर्सिंग सिखा दी जाए, कोई उसको कोई और हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर सिखा दिया जाए, खुदा की पनाह पाकिस्तान के अंदर इस तरफ सोच ही नहीं है। हम मजदूर भेजते हैं, हम वो भेजते हैं जो ग्रीस के रास्ते से यूनान के रास्ते से यूरोप में घुसना चाहते हैं। हम उनको दरियाओं के सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन हम इतनी एफर्ट नहीं करते। ये सोग का दिन मनाने का दिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये शर्म से डूब जाने का मकाम। वो मर गए, लेकिन हम सबको शर्म से डूब जाना चाहिए। इस रियासत को, इस निज़ाम हुकूमत को शर्म से डूब जाना चाहिए, जो अपने नौजवानों के लिए कोई रास्ता तय नहीं कर पाई और उनको बना नहीं पाई, कोई उम्मीद की किरण नहीं दे पाई। और बेशक इंसान को अपनी औलाद के लिए और अपने बच्चों और अपने खानदानों के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, लेकिन जब कमाने के जरिए हम अपने मुल्क में पैदा नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं पे जाएंगे। भूख का कोई मजहब नहीं है, भूख की कोई हद नहीं है।
भूख की कोई सरहद नहीं है। वो जब गुजरती है इन तमाम चीजों को गुजारती हुई, पाटती हुई निकल जाती है। ठीक। और जिस दिन ये ख्याल हमारी एलिट्स को आ गया, समझ आ गई हमारे हुकूमतदारों को और ताकतवर लोगों को, उस दिन समझ आ जाएगी, तो उसके बाद फिर जाके मईशत पे वो काम करेंगे जिससे कि ये जो 60% 25 साल से कम उम्र की आबादी है इसको एक मुस्तकबिल दे सके। ये है हमारे फेलियर्स। ठीक है, इसार साहब जो जिम्मेदार हैं, क्या उन्हें कभी एहसास होगा? देखें, ये तो कोई आज की बात तो नहीं। अभी आपने इंट्रो में बताया कि हर साल कितने लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, तो किसी को क्या एहसास होना? एहसास तो मुझे होगा या आपको होगा जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे ही बाहर हैं, जिनके बच्चों का पाकिस्तान से ताल्लुक़ कोई नहीं, जिनके बच्चों का फ्यूचर ही कुछ और है। उन्हें क्या, ये लोग मर जाएं, जल जाएं, जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, क्या फ़र्क पड़ता है? 1947 में मेरा बाप मेरे माँ को लेके और मेरे भाई को लेके एक ख्वाब लेके पाकिस्तान आया था, मुस्तकबिल का ख्वाब लेके। आज मेरे बच्चे एक मुस्तकबिल का ख्वाब लेके पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और